हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 11th इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क का चैप्टर 2 राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3। इससे पहले वाले दोनों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, आप वो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में सेव हैं। तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था, है ना। तो वो आपके सारे फंडामेंटल राइट्स जो हमारे मतलब हर एक सिटीजन को प्रोवाइड किए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, वो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं हमने आपको। तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। और ये पार्ट 3 है, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हमें डीपीएसपी से शुरू करना था, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में, है ना। तो ये हमें पढ़ना था। ओके, तो डीपीएसपी तक पहुंच जाते हैं अभी। हाँ, यहाँ पर है ये। ठीक है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पाली सॉरी पॉलिसी। तो अगर देखें ना, तो फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में दिए गए हैं हमारे संविधान के। ठीक है, पार्ट 3 में जो है फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से लेकर के 36 तक, है ना, जो कि आपके मौलिक अधिकार है, हर एक सिटीजन को प्रोवाइड किए हैं। डीपीएसपी जो है, ये क्या है? ये जो राइट्स जो है ना, फंडामेंटल राइट्स, ये लिमिटेशन लगाते हैं गवर्नमेंट के ऊपर। पर डीपीएसपी जो है पावर देती है गवर्नमेंट को काम करने के लिए। ओके, तो ये पार्ट 4 में दिया गया है हमारे संविधान के 36 से ले सॉरी, यहाँ पर 35 है। 12 से लेकर के 35 तक, और 36 से लेकर के 51 तक जो है आपके डीपीएसपी दिए गए हैं। ओके, और 51 ए में जो है ड्यूटीज दी गई है, फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि हर एक सिटीजन को फॉलो करनी होती है। तो मेकर्स जो हमारे संविधान बनाने वाले थे ना, तो वो जानते थे कि हमारा जब इंडिपेंडेंट इंडिया हो जाएगा तो उसको कई सारे चैलेंजेस फेस करने होंगे, है ना। क्योंकि जो अंग्रेज हैं वो इतना अच्छा थोड़ी ना छोड़ के गए थे हमें, है ना। इंडिया को पूरा बर्बाद करके गए थे, गरीबी थी यहाँ पर, बहुत ही ज्यादा पोवर्टी थी, ठीक है, हंगर था, ठीक है। और जो इंडिगो की खेती वगैरह करवाते थे, तो बहुत ही ज्यादा जो मिट्टी वगैरह भी खराब कर दी थी उनने, सॉइल। ओके, मनी लैंडर्स थे, जो लैंडलॉर्ड्स थे, जमींदार वगैरह, वो भी खूब परेशान करते थे लोगों को, है ना। तो बहुत ही बुरी कंडीशन में छोड़ के गए थे इंडिया को वो लोग। ठीक है, तो बहुत सारे चैलेंजेस थे। ओके, तो इससे बड़ा चैलेंजेस तो था, सबसे बड़ा चैलेंज तो इक्वालिटी का था, जो कास्ट सिस्टम चलता था, जो जेंडर इनइक्वालिटी हमारे यहाँ एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, और लोगों की वेलबींग की चिंता, है ना, हर एक इंसान को। एक तो पार्टीशन भी हो गया, ठीक है, बहुत ज्यादा खून खराबा हुआ, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मारपीट वगैरह हुई पार्टीशन के टाइम पर, है ना। उसी टाइम पर हमारा देश आज़ाद हुआ, 14 तारीख को पार्टीशन हो गया, 15 को हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, है ना। तो ये दंगे भी हो गए थे, तो लोगों को सबको साथ में लेकर के चलना, सबको उनकी ज़िंदगी वो अच्छे से बिता सके, तो ये सब भी। और उसी टाइम पर जो है हमारी जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी थी, ताकि जो है 1946 में बैठी थी, ओके, ताकि संविधान बना सके, है ना। तो ये सारे चैलेंजेस भी थे उनके सामने। तो उनको ना कुछ ऐसी पॉलिसी देनी थी, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ इनने सोचा कि ऐसे डालते हैं कि जो डायरेक्शन प्रोवाइड करे, ठीक है, इन प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सके, है ना। और डायरेक्शन दे गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट जो है वेलफेयर के लिए काम कर सके लोगों के। ओके, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए वो काम कर सके, है ना। एट द सेम टाइम कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट वांट फ्यूचर गवर्नमेंट टू बी बाउंड बाय सर्टेन पॉलिसीज डिसीजन। पर जो कॉन्स्टिट्यूशन ये भी नहीं चाहते थे कि जो ये जो है, जो पॉलिसीज वगैरह ये दे रहे हैं ना, तो ये बाइंडिंग हो। तो बाइंडिंग नहीं है ये, ठीक है, मतलब कि इसको इन्फोर्स करना ही पड़ेगा। अगर आप इसको फोर्स नहीं करोगे ना, ठीक है, अगर इसको लागू नहीं करोगे तो आप कोर्ट में चले जाओ, ऐसा कुछ नहीं है इसको, ठीक है। तो इसको जो कॉन्स्टिट्यूशन जो इसमें दिया गया है, पर ये ऐसे डायरेक्ट दिशा दी गई है कि आपको इस दिशा में काम करना है, ठीक है। तो ये बाइंडिंग नहीं है। फंडामेंटल राइट क्या है? फंडामेंटल राइट्स बाइंडिंग है। अगर फंडामेंटल राइट्स को नहीं किया जाता है, जो फोर्स नहीं किया जाता है, लागू नहीं किया जाता है, या फिर इनका वॉयलेशन होता है, तो डायरेक्टली इंसान कोर्ट में जा सकता है। देयरफॉर कुछ गाइडलाइंस दी गई, कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट की गई, पर वो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। ओके, मतलब कि कोर्ट उसको इन्फोर्स अगर वो फॉलो नहीं की जाती है, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप कोर्ट में चले जाओ, है ना। तो इसका दिस मीन्स दैट इफ गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट वो इम्प्लीमेंट ना करना चाहे तो कोई बात नहीं, है ना। वी कैन नॉट गो टू कोर्ट, हम कोर्ट में नहीं जा सकते कि गवर्नमेंट को कोर्ट इंस्ट्रक्ट करे, कि गवर्नमेंट को कोर्ट बोले कि आपको ये फॉलो करना ही पड़ेगा, ये इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा पॉलिसी को। ऐसा नहीं है। ये जो गाइडलाइंस है ये नॉन जुडिशियबल है। फंडामेंटल राइट क्या है? जुडिशियबल है ना। तो सॉरी, जुडिशियबल नहीं, जस्टिसेबल। तो नॉन जस्टिसेबल है, मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का ये वाला जो पार्ट है ना, इसको इन्फोर्स नहीं करेगी जुडिशरी। ओके, फंडामेंटल राइट को अगर फोर्स नहीं किया जाता है तो वो कोर्ट में जा सकते हो, पर डीपीएसपी के साथ में ऐसा नहीं है। डीपीएसपी का अगर जो है
जो फ़ोर्स में नहीं किया जाता तो आप कोर्ट में नहीं जाओगे, ठीक है? और कोर्ट में चले भी गए तो कोर्ट वाले जो जज हैं वो आपको भगा देंगे, है ना? तो दोज़ हू फ्रेम आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा संविधान बनाने वाले थे, तो उन्होंने एक मोरल फ़ोर्स दिया है। उनको लगा था कि एक मोरल फ़ोर्स तो होना चाहिए, जो गाइडलाइंस दी गई हैं इसके पीछे, है ना? कि गवर्नमेंट जो है सीरियसली ले इन चीज़ों को और उसके लिए काम करे। तो एक दिशा दी गई है कि आपको इस दिशा में काम करना है, ठीक है? तो पर ये वो लोग ये भी चाहते थे कि गवर्नमेंट को पीपल जो है, जनता जो है वो गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल भी ठहराए कि उनको ये काम करना है, ठीक है? तो डीपीएसपी में बहुत ही अच्छी-अच्छी चीज़ें दी गई हैं कि जो गवर्नमेंट को करनी चाहिए लोगों के लिए, है ना? तो सेपरेट पॉलिसी गाइडलाइन दी गई कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहा गया। व्हाट डू डीपीएसपी कंटेन? तो डीपीएसपी में है क्या? तो 3 चीज़ें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। गोल एंड ऑब्जेक्टिव दैट वी एज़ अ सोसाइटी शुड अडॉप्ट। तो हमारी सोसाइटी के लिए गोल और ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं कि आपको ये अडॉप्ट करना है, जैसे कि इक्वल पे फॉर मैन एंड वुमेन, है ना? जो आदमी और जो औरत होती है, मतलब मेन और वुमेन, जो मेल और फीमेल है, तो इनको इक्वल पे देना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेम काम कर रहे हैं दोनों, पर आज भी देखा जाता है कि फीमेल को कम पैसे मिलते हैं उस काम के और मेन को ज्यादा मिलते हैं, ठीक है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सर्टेन जो राइट्स, गोल और ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं सोसाइटी के लिए, ये राइट्स दिए गए हैं इंडिविजुअल के, वो एंजॉय तो करे फंडामेंटल राइट को छोड़कर के और भी जो राइट दिए गए हैं इसमें, जो इंडिविजुअल एंजॉय कर सके। जैसे कि डीपीएसपी में ना एक राइट है, कौन सा राइट? राइट टू वर्क दिया गया है, 41 आर्टिकल में है। राइट टू वर्क दिया गया, काम करने का अधिकार, पर ये राइट जो है फंडामेंटल राइट नहीं है ना? तो इसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते, पर दिया गया है राइट, है ना? तो सर्टेन पॉलिसीज, ऐसी पॉलिसीज दी गई हैं जो गवर्नमेंट को अपने कामकाज में इन्वॉल्व करनी चाहिए, है ना? अडॉप्ट करनी चाहिए, ठीक है? तो आपको कुछ आइडिया दिख जाएगा, विजन ऑफ आवर मेकर्स ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे संविधान बनाने वाले थे ना, तो उनका आपको विजन दिख जाएगा कि मतलब इतनी दूरदृष्टि वाले लोग थे वो लोग, है ना? कि उनको पहले से पता था कि उनको आगे देश को लेकर के चलना है। कहीं गवर्नमेंट जो है अपनी मनमानी ना करने लगे, तो उसके लिए भी अलग से प्रोविजन डाले कि गवर्नमेंट लिमिट में रह करके काम करे, है ना? तो गवर्नमेंट जो है टाइम टू टाइम जो है इफेक्ट करने की कोशिश करती है, डीपीएसपी के जो प्रोविजन डीपीएसपी में दिए गए हैं उसको फोर्स करने की कोशिश करती है। जैसे कि कई सारे ज़मींदारी एबोल्यूशन बिल लाए गए, कि जो ज़मींदारी सिस्टम चलता था ना, एक ज़मींदार हुआ करता था, लाला टाइप, है ना? वो जो है सारी की सारी चीज़ें अपने अपने अंडर रखता था, ठीक है? और सारे लेबर को जो है फ़ोर्स करता था, उनको मजबूर करता था काम करने के लिए, है ना? और ज़बरदस्ती उनसे काम करवाया करता था, तो उसके पास में सारी की सारी ज़मीन उसने रख ली थी। तो ऐसा जो है ये ज़मींदारी सिस्टम को ख़त्म करवाया गया, है ना? नेशनलाइज़ करवाए गए बैंक। बैंक जो है प्राइवेट चलाते थे ना, तो पहले प्राइवेट बैंक में पैसे रखना बहुत बड़ी बात होती थी पहले। है ना? फिर बाद में क्या किया गया, इन बैंक्स को जो है नेशनलाइज़ कर दिया गया। जब नेशनलाइज़ किया गया ना, तो फिर क्या हुआ, फिर जो गवर्नमेंट थी ना इंदिरा गांधी के अंदर, नेशनलाइज़ किया गया था बैंक को। तो गवर्नमेंट के अंदर भी आ गए, जैसे कि एसबीआई हो गया, है ना? तो ऐसे बैंक्स में फिर लोगों के खाते खुलवाने लगे। इसी को फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं, कि लोग अब अपने पैसे बैंक में रखने लगे थे, ठीक है? इनेक्टेड न्यूमरस फैक्ट्री लॉ लाए गए, क्योंकि जो काम करवाने वाले, जो हमारे देश में देखो फैक्ट्री भी है, ठीक है? और वहाँ पर लेबर भी काम करते हैं, तो जो फैक्ट्री ओनर होता है ना, वो खून चूस लेते हैं इंसानों का, है ना? तो मतलब इस तरीके से कई लोग जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा अत्याचार करते हैं। उनसे डबल-डबल काम करवा रहे हैं, ठीक है? और उनको कम पैसे दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो फैक्ट्री लॉज़ भी लाए गए। एक मिनिमम वेजेस रख दी गई कि इतना पैसा तो मिलना ही चाहिए एक इंसान को, है ना? इससे कम दोगे तो उसकी ज़िंदगी कैसे चलेगी, है ना? कॉटेज और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ जो होते हैं, छोटे-छोटे लघु उद्योग होते हैं, तो उनको भी प्रमोट किया जाए। और प्रोविज़न दिया गया रिज़र्वेशन का कि अपलिफ्ट किया जाए शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को, है ना? तो इनके लिए भी रखा गया। कुछ एफर्ट्स जो हैं, सच एफर्ट्स टू गिव इफेक्ट टू द डीपीएसपी इंक्लूड राइट टू एजुकेशन। तो कुछ एफर्ट भी लिए गए कि डीपीएसपी को क्या किया जाए, फॉलो किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए, है ना? तो राइट टू एजुकेशन की बात की गई। फॉर्मुलेशन ऑफ पंचायती राज, पंचायती राज का जो है आर्टिकल 40 में दिया गया है डीपीएसपी का। तो प्रमोशन ऑफ पंचायती राज, इसका फॉर्मेशन होना, तो पंचायती राज को भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, तो इसको भी फ़ोर्स में लाया गया, है ना? तो राइट टू एजुकेशन दिया गया, जो 21 ए आर्टिकल इंक्लूड किया गया ना कॉन्स्टिट्यूशन में, ओके? तो आर्टिकल 40
ये राइट टू एजुकेशन वाला 45 दिया हुआ था पहले से डीपीएसपी में, तो इसको जो है इम्प्लीमेंट किया गया। 40 जो पंचायती राज वाला था, इसको लाया गया फोर्स में। जो राइट टू वर्क वाला है, तो इसको भी फोर्स में लाया गया। जो एमजी नरेगा स्कीम है, तो इसके तहत लोगों को काम मिलता है, ठीक है? जो अनस्किल्ड लेबर वर्क जो होता है ना, वो मिड डे मील स्कीम लाई गई, ताकि जो है एक प्रोविज़न है डीपीएसपी में क्या, कि हेल्दी न्यूट्रिशन जो डेवलपमेंट हो चाइल्ड का, और उनको खाना वगैरह अच्छे से मिले, तो ऐसा प्रोविज़न है। तो उसको फ़ोर्स करने के लिए मिड डे मील स्कीम लाई गई। ओके, अब यहाँ पर हम देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपकी ड्यूटी है अपने देश के प्रति सिटीज़न की, कि उनको ये ड्यूटीज़ को फ़ॉलो करना है, ओके? आपको अधिकार दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स है ना? वैसे ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, पार्ट 4 में दी गई हैं संविधान के, पार्ट 4 ए में। अगर किसी आर्टिकल के सामने जो है कैपिटल लेटर लग जाता है ना, मतलब कि वो बाद में ऐड किया गया होता है। 1976 में 42वां चेंज किया गया संविधान में, ठीक है? और उसमें ऐड किया गया क्या, फंडामेंटल ड्यूटीज़। पहले 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, फिर 11वीं और ऐड कर दी गई। 11th और ऐड कर दी गई, तो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी। 11th वाली जो ऐड हुई थी, वो था कि गार्डियंस और पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चों को एजुकेशन वगैरह प्रोवाइड करवाएं, है ना? तो ये वाली जो है 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जब 21 ए ऐड किया गया था ना फंडामेंटल राइट में, तभी इसको भी ऐड किया गया था, ये 11th फंडामेंटल ड्यूटीज को। तो इसमें ना जैसे कि ड्यूटीज कैसी हो गई सिटीजन के लिए, 10 ड्यूटीज थी, फिर बाद में एक और ड्यूटी ऐड की गई, है ना? द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट से एनीथिंग अबाउट इन्फोर्सिंग दिस ड्यूटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी नहीं बोलते हैं इस बारे में कि इन ड्यूटीज को फोर्स में लाना है। ये जनरली आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने देश के प्रति ये ड्यूटीज को फॉलो करें। एज ए सिटीजन हमें अबाइड रहना है अपने संविधान के, मतलब संविधान को मानना है, ठीक है? संविधान से जुड़े रहना है, और फॉलो करना है, और डिफेंड करना है हमारे देश को, है ना? प्रमोट करना है किसको, हार्मनी को, भाईचारा वगैरह रहे सारे सिटीजन में, ओके? अब पब्लिक प्रॉपर्टी को हार्म नहीं पहुंचाना है, ओके? साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, अपने दिमाग का आप यूज करो, है ना? ऐसा नहीं कि अंधाधुन किसी को भी फॉलो किया जा रहा है, नहीं, कई सारे लोग बाबा को फॉलो करते हैं, बाबा लोगों को। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, है ना? तो कई सारी आपकी ड्यूटीज़ हैं। हाउएवर जो ये it must be noted that our constitution does not make any enjoyment of rights depend or conditional upon fundamental duties. तो मतलब कि आपको फंडामेंटल राइट्स तो पहले से ही दिए गए थे, है ना? अगर आप ड्यूटीज़ फॉलो नहीं कर रहे, तो आप अपने राइट्स को एन्जॉय नहीं कर पाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ड्यूटीज़ बाद में ऐड की गई कि जनता को भी पता होना चाहिए कि उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है अपने देश के प्रति, है ना? तो फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड होने के बाद भी कुछ भी चेंज नहीं हुआ था फंडामेंटल राइट्स में, आपके राइट्स वैसे ही थे, है ना? तो ये चीजें हैं यहाँ पर। ओके, अब रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, अगर फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी का रिलेशन देखें ना, तो बोथ फंडामेंटल डीपीएसपी जो दोनों है ना, फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के। अगर एक होता है सब्स्टिट्यूट, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री, ओके? कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं ये, है ना? कंप्लीट करते हैं ये। जैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं और एक कॉम्प्लीमेंट्री। फॉर एग्जांपल आपको बता रहे हैं जस्ट, तो सब्स्टिट्यूट में क्या होता है कि चाय ले लो, या फिर मतलब टी, या फिर कॉफी ले लो, है ना? कॉफी ले लो, तो ये रहेगी तो ये नहीं रहेगी तो ये भी चल सकता है अपने लिए, है ना? तो सब्स्टिट्यूट हो जाता है। पर कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि इसके साथ ये चीज अच्छी लग रही है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कॉम्प्लीमेंट्री का, कि जो इनको ना साथ में यूज किया जाता है किसी गुड्स को, ठीक है? और वो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। वैसे ही फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी जो है ना, एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं और साथ में यूज किया जाता है इनका भी, ठीक है? तो फंडामेंटल राइट्स जो है रिस्ट्रिक्ट करते हैं गवर्नमेंट को कुछ काम करने से, पर डीपीएसपी जो है ना, वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट को काम करने को बोलते हैं। फंडामेंटल राइट्स जो है प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है? फंडामेंटल राइट्स मेनली प्रोटेक्ट करते हैं राइट्स ऑफ इंडिविजुअल को, पर डीपीएसपी जो है इंश्योर करते हैं कि वेलबींग हो लोगों का, एंटायर सोसाइटी में अच्छे से लोग जी सके, है ना? और फंडामेंटल राइट्स जो है प्रोटेक्ट करते हैं राइट्स ऑफ इंडिविजुअल को। हाउएवर जब अगर दोनों को साथ में देखें, तो गवर्नमेंट इंटेंड करती है कि इम्प्लीमेंट कर सके डीपीएसपी को भी, पर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कभी कभी फंडामेंटल राइट्स के साथ में। डीपीएसपी का ना कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाता है फंडामेंटल राइट्स के साथ में, है ना? तो कई बार केसेस भी गए हैं सुप्रीम कोर्ट के पास में, है ना?
तो ये जो प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट जो है अगर कोई लॉ पास करी, जैसे कि पहले ना फंडामेंटल राइट था प्रॉपर्टी का। ओके, तो प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल राइट था, अब जमींदारी सिस्टम को खत्म करना है और प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट बना दिया आपने। तो प्रॉब्लम हो गई थी डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट के बीच में। ये जो मेजर्स हैं, तो दीज मेजर्स वर अपोज्ड ऑन द ग्राउंड। तो इन मेजर को अपोज किया गया, जमींदारी सिस्टम को जो खत्म कर रहे थे ना उसको, कि वॉयलेट कर रहे हैं राइट टू प्रॉपर्टी को। हाउएवर, ये दिमाग में रखना पड़ता है कि सोसाइटल नीड है, मतलब सोसाइटी की नीड को भी ध्यान रखना पड़ता है ना कभी कभी, इंडिविजुअल के इंटरेस्ट से ज्यादा। जैसे कि अगर आपने राइट टू प्रॉपर्टी तो बना दिया, पर कई बार ना, अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, फैक्ट्री सेटअप करना है अपने देश में, है ना, रोड बनाने, रेलवेज बनाने, एयरपोर्ट्स बनाने, तो उनके लिए प्रॉपर्टी तो चाहिए पड़ेगी ना। पर अगर इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट है प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी का इशू आ गया, वो प्रॉपर्टी नहीं दे रहा है, तो सारे काम रुक जाएंगे ना गवर्नमेंट के। तो कभी कभी सोसाइटी के जो लार्जर इंटरेस्ट को भी देखना पड़ता है। ओके, तो गवर्नमेंट अमेंड किया कॉन्स्टिट्यूशन को, और फंड जो डीपीएसपी को अफेक्ट कर, जो सॉरी, डीपीएसपी को फोर्स में लाने के लिए फंडामेंटल राइट जो प्रॉपर्टी का था ना उसको हटा दिया गया संविधान से। ओके, तो बहुत ही ज्यादा लीगल बैटल चली इसके पीछे। आपको पता है 1951 से ये जो केस, मतलब ये प्रॉपर्टी का इशू चला आ रहा है कि फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी है। ओके, इस राइट को आप हटा कैसे सकते हो, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी जो है, डिफरेंट पोजीशन थी इनकी। गवर्नमेंट क्लेम करती थी कि राइट्स जो है उनको एवरेज कर सकते हैं फॉर गिविंग इफेक्ट टू डीपीएसपी, मतलब फंडामेंटल राइट्स को आप उसको छेड़खानी कर सकते हो, उसको जो है वॉयलेट हो भी सकते हैं वो डीपीएसपी को अगर फोर्स में लाना है तो। ओके, डायरेक्टिव प्रिंसिपल को। पर ये जो आर्ग्यूमेंट है, तो इसमें अज्यूम किया गया कि राइट्स जो है ना, राइट्स फॉर अ हिंड्रेंस टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल, कि राइट्स जो अधिकार दिए गए हैं वो बीच में आ रहे हैं, लोगों के भले के ही बीच में आ रहे हैं वो। ऑन द अदर हैंड कोर्ट को लगता था ऐसा कि फंडामेंटल राइट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सेक्रेड है, इनको तो दे कैन नॉट बी लिमिटेड। ओके, तो फंडामेंटल राइट को आप लिमिट नहीं कर सकते। अगर आपको डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करना, तो गवर्नमेंट चाहती थी कि डीपीएसपी को प्राइमेसी दी जाए। ओके, फंडामेंटल राइट को सुप्रीम कोर्ट चाहते थे, और डीपीएसपी को प्राइमेसी दी जाए ये चाहती थी कौन? गवर्नमेंट, क्योंकि डीपीएसपी को ही प्राइमेसी प्राइमेसी देंगे ना फंडामेंटल राइट्स को। तो गवर्नमेंट जो है, फंडामेंटल राइट्स गवर्नमेंट के जो लिमिटेशन लगा दी थी गवर्नमेंट के ऊपर, है ना। बाद में एक चीज बनी कि फंडामेंटल राइट ही सुपीरियर है। ओके, पर दोनों ही इम्पोर्टेंट है, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट दोनों चीज। ओके, तो यहाँ पर ना राइट टू प्रॉपर्टी का बताया गया है। बिहाइंड द कंट्रोवर्सी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड डीपीएसपी देयर वाज अ इंपॉर्टेंट रीजन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन था, जो कंट्रोवर्सी चली आ रही थी डीपीएसपी और राइट्स के बीच में। कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली जो फंडामेंटल राइट था, फंडामेंटल राइट है कि एक्वायर कर सके, पोजेस कर सके एंड मेंटेन कर सके प्रॉपर्टी को, ठीक है। फंडामेंटल राइट दिया गया था आर्टिकल 19 के जो एफ में दिया गया था। ओके, है ना, तो इसको हटा दिया गया फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी को बाद में। बट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड इट क्लियर, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियर कर दिया था कि प्रॉपर्टी जो है किसी इंसान की ले नहीं सकते, इन द नेम गवर्नमेंट जो है टेक अवे नहीं कर सकती पब्लिक वेलफेयर के लिए। ओके, मतलब कि पब्लिक वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं ले सकती लोगों की। ओके, क्योंकि वो तो फंडामेंटल राइट है प्रॉपर्टी का। सिंस 1950 के बाद में गवर्नमेंट ने ना कई सारे लॉ बनाए कि राइट टू प्रॉपर्टी को लिमिट कर दिया जाए। दिस राइट वाज अ सेंटर ऑफ द लॉन्ग डिबेट। तो जब राइट टू प्रॉपर्टी का बहुत ही लंबा डिबेट चला, ठीक है, रिलेशनशिप जो राइट्स एंड डीपीएसपी का, इसके ऊपर भी फिर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क लगने लगे। फाइनली 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया और बोला राइट टू प्रॉपर्टी जो है पार्ट नहीं है बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्स्टिट्यूशन के, एंड देयरफॉर पार्लियामेंट के पास में पावर है कि वो इस राइट को खत्म भी कर सकती है ना। तो 1978 में 44th अमेंडमेंट किया गया संविधान में, और रिमूव कर दिया गया राइट टू प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल राइट। जो 44th अमेंडमेंट का मतलब क्या हुआ, कि ये वाला जो चेंज किया गया 44वें नंबर का, तो चेंज लाया गया संविधान में, और राइट टू प्रॉपर्टी को हटा हटा दिया गया फंडामेंटल राइट की लिस्ट से, और इसको एक लीगल राइट बना दिया जो कि हर एक पर्सन को अवेलेबल है आर्टिकल 300 में पार्ट 12 में। ओके, तो इसको लीगल राइट बना दिया गया। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया गया है डीपीएसपी के। तो डीपीएसपी के गोल क्या है? वेलफेयर करना लोगों का, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड करना, है ना, और एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का अच्छा हो सके,
जो रिसोर्सेज वगैरह हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सकें, इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करना, ये आर्टिकल 51 में दिया गया है। ओके। और ये नॉन जस्टिसेबल राइट है, मतलब इसको लेकर के आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि इसको जो है फोर्स में नहीं ला रहे हैं। ठीक है। गवर्नमेंट एडिक्वेट लाइवलीहुड सबके पास में, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन। ओके। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट अगेंस्ट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। राइट टू वर्क आर्टिकल 41 हमने आपको बताया था, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन 6 साल तक के बच्चों के लिए आर्टिकल 45 में दिया हुआ है ये। पॉलिसीज, जैसे कि पॉलिसीज भी लाई गई गवर्नमेंट इसको फोर्स करने के लिए। ओके। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है आर्टिकल 44 में है। ओके। मतलब कि जैसे आप ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हो, आपका रिलीजन मैटर नहीं करता, आप ट्रैफिक रूल फॉलो करते हो, सभी लोग फॉलो करते हैं, है ना? तो वैसे ही जो अफेयर्स होते हैं, जैसे कि वो मैरिज लॉज, मैरिज वगैरह हो गई। ओके। मैरिज हो गई, अडॉप्शन हो गया, डाइवोर्स हो गया, तो इनमें जो है सेम चीज़ें चलेंगी, जो हर एक रिलीजन वाले इंसान के लिए जो ये कॉमन लॉ होगा, ठीक है, यूनिफॉर्म लॉ होगा। अभी क्या होता है, हर किसी के यहाँ अलग-अलग तरीके से मैरिज होती है। अब क्या कहते हैं वो, अडॉप्शन वगैरह का प्रोसेस, तो हर एक चीज़ जो है यूनिफॉर्म हो जाएगी। सब जैसे कि डिवोर्स हो रहा है तो उसके लिए, और मैरिज हो रही है तो इक्वल जो सभी लोगों को अधिकार जैसे कई रिलीजन में ज़्यादा अधिकार दिए जाते हैं महिलाओं को, कुछ रिलीजन में कम दिए जाते हैं। पर यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो सभी लोगों को वैसे ही अधिकार दिए जाएँगे, ठीक है? तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने जो आपकी जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस वगैरह फॉलो नहीं करोगे, वो कर सकते हो आप, ओके? पर ये जो क्या है कि उसके बाद जो अधिकार दिए जाते हैं ना, वो सभी लोगों को इक्वल हो जाएँगे, तो वो कोर्ट में जा सकते हैं अगर उनके साथ में कुछ गलत होता है तो, है ना? तो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स जो हो गई, अल्कोहल वगैरह है, तो इस सबको प्रोहिबिट करना, ठीक है, तो आर्टिकल 47 में ये दिया गया है। प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री का प्रमोशन करना 43 में दिया गया है, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ जो कैटल वगैरह है, जो होते हैं ना जानवर, उनके साथ में बहुत ही ज्यादा बुरा व्यवहार होता है ना, उनके साथ में उनको मारा जाता है, तो ये सब तो नहीं होना चाहिए। ओके। प्रमोशन ऑफ विलेज पंचायत, ये आर्टिकल 40 में दिया गया है। ओके। ये हो गए आपके डीपीएसपी। अभी हम यहाँ पर देखते हैं, है ना? तो तो ये जो डिबेट चल रहा था फंडामेंटल राइट इन डीपीएसपी का, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। ये जो है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो दिस रिलेटेड टू द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट वाज सेइंग, गवर्नमेंट कहती थी कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है किसी भी पार्ट को संविधान के, पर कोर्ट बोल रहे थे कि जो पार्लियामेंट जो है कैन नॉट मेक एन अमेंडमेंट जो कि वॉयलेट करते हैं फंडामेंटल राइट को। मतलब कि पार्लियामेंट क्या बोल रही थी, हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं संविधान में, पर कोर्ट कह रहे थे कि आप ऐसा चेंज नहीं कर सकते जो कि फंडामेंटल राइट को वॉलेट कर रहा है, ठीक है? तो ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी। ओके। जो कंट्रोवर्सी थी वो सेटल हुई, एक इम्पोर्टेंट डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का, केसवानंद भाटी केस 1973 में। ओके। केसवानंद भाटी केस में बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर लेकर के आई है, ठीक है? तो इन दिस केस, इस केस में कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कुछ बेसिक फीचर होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर हैं, जो कोई पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकती। फिर पार्लियामेंट ने बोला, गवर्नमेंट ने बोला कि क्या है भाई ये बेसिक फीचर, तुम बता दो हमको बेसिक स्ट्रक्चर है क्या। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये हम केस टू केस बताएंगे, ठीक है? तो पूरा का पूरा जो है पावर रख ली सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास, है ना? तो पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड करेगी ना संविधान में, तो सुप्रीम कोर्ट उसको चेक करेंगे कि ये बेसिक स्ट्रक्चर के हिसाब से है कि नहीं, संविधान के हिसाब से है कि नहीं। अगर वॉयलेट कर रहा है बेसिक स्ट्रक्चर को तो उसको खत्म कर देते हैं, जो कोर्ट है अपने, है ना? सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है? वी शैल डिस्कस इन द ग्रेटर डिटेल, हम और ज़्यादा इसके साथ जो डिटेल में जानेंगे इसके बारे में चैप्टर 9 में, कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट में। ओके। तो यहाँ पर देखो, दलित फैमिली फाइनली गेट सम रिस्पाइट फ्रॉम कोर्ट, कई सारी चीज़ें होती हैं, तो उसकी कटिंग दी गई है यहाँ पर, है ना? तो बहुत ही ज़्यादा लोगों के राइट का हनन होता है, बाल विवाह हो रहा है, देखो यहाँ पर बच्चों के अधिकारों का हनन हो रहा है ना? तो अब कंक्लूजन, ज्योतिराव फूले जो थे, है ना, एक सोशल रिफॉर्मर थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थी, है ना, सोशल रिफॉर्मर महाराष्ट्र से थे। वी फाइंड वन ऑफ द अर्लीस्ट एक्सप्रेशन ऑफ द व्यू दैट राइट्स इंक्लूड बोथ फ्रीडम एंड इक्वालिटी। तो हमें इनसे, इनके राइटिंग्स में जानने को मिलता है, जो इन्होंने लिखी थी ना चीजें कई सारी, तो उसमें जानने को मिलता है कि राइट्स जो है, और जो एक्सप्रेशन जानने को मिलता है
कि बोथ फ्रीडम और इक्वालिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेशनल मूवमेंट में आइडिया दिया गया कि राइट्स जो हैं और भी ज़्यादा होने चाहिए, है ना? एक्सपेंड होता गया कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का। ओके, फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में ही लोगों को समझ में आ गया था नेशनल मूवमेंट में कि लोगों के पास अधिकार तो होने चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट करता है लॉन्ग ट्रेडिशन, जो कि रिफ्लेक्ट करता है ये लॉन्ग ट्रेडिशन एंड लिस्टेड है फंडामेंटल राइट में, है ना? तो लोगों को फिर अधिकार दिए गए। 1950s के बाद में जुडिशरी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करने लगी राइट्स के जो प्रोटेक्ट करने में। मतलब जुडिशरी का रोल और ज़्यादा बढ़ गया था। जुडिशरी अपने फॉर्म में आ गई थी, लोगों के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने लगी थी। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन जो है उसने एक्सपेंड कर दिया। कहने को तो हमारे पास 6 ही फंडामेंटल, मतलब कि 12 से लेकर के 35 तक जो राइट्स दिए गए हैं ना, इतने ही हैं। पर जो इसमें ना बेसिक जो है, जो राइट अभी आपको पढ़ाया था ना, इक्वालिटी का, फ्रीडम का, ठीक है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन का, है ना? तो जो इतने राइट बस दिए गए हैं, पर इनका जो स्कोप है बढ़ता ही जा रहा है। हर एक राइट में कई सारे जो राइट्स समाते जा रहे हैं ना, तो स्कोप बढ़ता जा रहा है। गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारी कंट्री का फंक्शन करते हैं इस फ्रेमवर्क के तहत, है ना? उनको जो लोगों के अधिकारों का भी हनन नहीं करना है, ठीक है? और हमारे देश को भी आगे लेकर के चलना है। राइट्स राइट्स इन्फोर्स लिमिटेशन ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। राइट्स जो हैं क्या करते हैं, जो फंक्शनिंग है गवर्नमेंट के कामकाज में, तो लिमिटेशन लगाते हैं, है ना? एंड इंश्योर करते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नेंस हो सके हमारे देश में, है ना? कि डेमोक्रेसी मेंटेन रहे। डेमोक्रेसी में ही जो सिटीजन के राइट के बारे में बात करते हैं। तो इतने सारे आपको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, डीपीएसपी, सब कुछ समझ में आ गया होगा अब तो, है ना? और नहीं समझ में आता है तो आप जो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, हम आपको फिर से पढ़ा देंगे। ओके, तो आपको कैसा लगता है ये चैप्टर, ये एक्सप्लेनेशन, ये वीडियो? तो आप लाइक करके बता सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, बाय।